हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो आइए आज हम पढ़ेंगे अध्याय 3 आंतरिक बल एवं उससे बनने वाली भू आकृतियों के बारे में जानेंगे। इससे पहले हमने अध्याय 2 तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप हमारे प्लेलिस्ट हमारी दुनिया भाग 2 क्लास 7th SCERT बिहार बोर्ड में जा कर के शेष अध्याय को कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शंभू शाम में पढ़ाई कर रहा था। उसने स्वयं को हिलते पाया। अचानक मोबाइल की घंटी से उसकी तंद्रा टूट गई। फोन उसके मित्र का था। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने स्पीकर ऑन कर हेलो कहा। दूसरी तरफ से आवाज आई, पटना में भूकंप आया है। सारे लोग अपने घर से बाहर निकल गए। तुम लोग कैसे हो? जिसके मित्र ने कहा। टीवी पर भी खबर आ रही है। शंभू ने उठ करके टीवी खोला। उसमें खबर आ रही थी, बिहार के कई इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे थे। सलाह दी जाती है कि वे घर से बाहर निकलें। शंभू भी माँ बहन को लेकर के घर से बाहर निकल गया। बाहर भी कई लोग निकल करके चर्चा कर रहे थे। अभी थोड़ी देर पहले भूकंप का झटका आया और उन्हें महसूस हुआ जैसे ही वे नाव पर सवार हों। इन दोनों को बड़ा आश्चर्य हुआ। भूपटपटी में विभिन्न आकार की छोटी एवं बड़ी किंतु कठोर संरचनाएं होती हैं, जिन्हें हम प्लेट कहते हैं। ये प्लेट गतिशील रहती है, जिसने द्वीपों, महाद्वीपों और महासागरों का निर्माण होता है। अगले दिन के अखबार में भूकंप से जुड़ी खबरों की भरमार थी। बाहर में भी जितना मुंह उतनी बातें। कुछ लोग घर छोड़ करके बाहर ठहर गए थे। उन्हें इस बात का संदेह था कि आज फिर भूकंप आने वाला है। लोग रात में डर से सो भी नहीं पाए थे। प्रशासन ने भूवैज्ञानिकों को बुलवाया। उन्होंने कई जगहों पर कुछ उपकरण लगाए। रात में उन्होंने चर्चा का आयोजन भी किया। उन्होंने लोगों को बताया कि भूकंप का पूर्वानुमान संभव नहीं है, अतएव भूकंप आने की आशंका एवं अफवाह से दूर रहें। कुछ पत्रकारों ने पूछा, महाशय आखिर भूकंप क्यों आते हैं? भूवैज्ञानिक महोदय ने बताया, देखिए हमारी पृथ्वी की ऊपरी सतह प्लेटों से विभाजित है, जो हमेशा गतिमान रहती है। उस गति के कारण कुछ प्लेट एक दूसरे के पास आती हैं तो कुछ दूर जाती हैं, कुछ साथ साथ रहती हैं, जिसके कारण आपस में टकराहट होती है और कंपन शुरू होता। उसी कंपन को भूकंप कहा जाता है, जिसके प्रभाव से कई भूभाग धंस जाते तो कई ऊपर उभर जाते हैं। ये घटनाएं आदि मानव बसाव वाले क्षेत्रों में होती हैं तो अत्यंत विनाशकारी होती हैं। भूवैज्ञानिक ने आगे बताया, कुछ ऐसे यंत्र हैं जिससे हम भूकंप की तीव्रता एवं उसकी उत्पत्ति का स्थान पता कर सकते हैं। फरवरी 1834 में दरभंगा बिहार में, सितंबर 1993 में महाराष्ट्र के लातूर में, जनवरी 2001 में कच्छ एवं भुज गुजरात में भूकंप के भयंकर झटके महसूस हुए, जिससे जान माल का व्यापक हानि हुआ था। अर्थात हम इसको दोबारा जानेंगे कि जनवरी 1834 में दरभंगा बिहार में, सितंबर 1993 में महाराष्ट्र के लातूर में और जनवरी 2001 में कच्छ एवं भुज गुजरात में भूकंप के भयंकर झटके महसूस हुए, जिससे जान माल की व्यापक हानि हुई। पत्रकार ने पूछा, महोदय क्या हम इससे होने वाले नुकसान को नहीं रोक सकते? क्या आप जानते हैं 11 मार्च 2011 को जापान के उत्तर पूर्वी तट पर भयंकर भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिससे हजारों लोगों की मृत्यु हुई। भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ से मापते हैं। रिएक्टर पैमाना भूकंप की तीव्रता मापने की इकाई होती है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि भूकंप की जो तीव्रता है किससे मापा जाता है, तो भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ से मापते हैं। और रिएक्टर पैमाना जो होता है ये तीव्रता मापने की इकाई है। रिएक्टर पैमाना इसकी ये इकाई है। रिएक्टर भूकंप के नापने की इकाई रिएक्टर पैमाना होता है, लेकिन भूकंप की जो तीव्रता है इसे हम सिस्मोग्राफ से नापते हैं।
भूवैज्ञानिकों ने कहा कि नहीं, हम भूकंप को रोक तो नहीं सकते, लेकिन इसके प्रति जागरूकता पैदा कर इससे होने वाले नुकसान को कम कर सकते हैं। पत्रकारों ने पूछा, क्या भूकंप का प्रभाव सभी जगह एक ही तरह होता है? भूवैज्ञानिक ने बताया, नहीं, ऐसा नहीं है। भूपर्वती के नीचे का वह स्थान जहाँ कंपन शुरू होता है उद्गम केंद्र कहलाता है। उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिक केंद्र कहा जाता। अधिक केंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंग के रूप में चलती, जिसकी तीव्रता दूरी बढ़ाने के साथ ही कम होता जाता। अधिक केंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक कंपन होता है एवं वहाँ सर्वाधिक क्षति भी होती है। पत्रकार ने पूछा, भूकंप आने पर हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो हमें घबराना नहीं चाहिए। मजबूत मेज, पलंग या चौकी के नीचे छुप जाना चाहिए। आग लगने वाले सामान, चिमनी, कमजोर छत या कमजोर दीवार से दूर हट जाना चाहिए। आप यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि ये मैग्मा कहाँ पर है। मैग्मा भूपर्वती, मेटल, लावा, गैस एवं राख आदि का निकलना, क्रेटर और वेंट या निकास द्वार होता है। खुली जगह या मैदान में जाना चाहिए। बिजली के खंभों, वृक्षों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये उखड़कर आप पर गिर सकते हैं। भूकंप से बचाव के लिए भवन निर्माण में भूकंप रोधी तकनीकी का इस्तेमाल करना चाहिए। प्राथमिक चिकित्सक बॉक्स तैयार रखना चाहिए आदि होता है। बिहार के भूकंप वाले क्षेत्र कौन कौन से आते हैं? तो भूकंप क्षेत्र थर्ड, भूकंप क्षेत्र क्या है? तीसरा है कि बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, जहानाबाद, नवादा और अरवल गया आता है। भूकंप क्षेत्र 4 में पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीवान, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, पटना, समस्तीपुर, नालंदा, बेगूसराय, पूर्णिया, कटिहार, मुंगेर, भागलपुर, लखीसराय, जमुई और बांका, खगड़िया आता है। भूकंप क्षेत्र 5 में सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, सरसा, अररिया, मधेपुरा, किशनगंज एवं दरभंगा आता है। अब जानेंगे पृथ्वी के बल। पृथ्वी के बल कौन कौन से? पृथ्वी के बल, इसमें आंतरिक बल और बाह्य बल होते हैं। आंतरिक बल 2 प्रकार का होता है। एक है दीर्घकालीन भू संचलन और एक है आकस्मिक भू संचलन। और दीर्घकालीन भू संचलन के अंतर्गत महाद्वीपीय निर्माणकारी बल और पर्वत निर्माणकारी बल होते हैं। और आकस्मिक भू संचलन के अंतर्गत ज्वालामुखी, भूकंप, भूस्खलन आता है। बाह्य बल के अंतर्गत अनच्छादन, ऋतु क्षय और अपरदन आते हैं। अगले दिन अखबार में ये सारी बातें पढ़ करके लोगों के मन का भय कुछ कम हुआ, परंतु शंभू के दिमाग में अभी कई प्रश्न भर रहे थे और क्या क्या होता होगा। उसने अपने भूगोल शिक्षक से ये बात पूछी। शिक्षक ने बताया, हमारी पृथ्वी प्लेटों में विभक्त है। पृथ्वी के अंदर ताप एवं दाब के कारण पदार्थ अथवा चट्टानें पिघली हुई अवस्था में होती हैं, जिसे हम मैग्मा कहा जाता है। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं मैग्मा किसे कहते हैं। पृथ्वी के अंदर ताप एवं दाब के कारण पदार्थ चट्टानों के पिघली अवस्था में होती, उसे ही मैग्मा कहा जाता। ये सदैव गतिशील रहता है। जहाँ कहीं भी पृथ्वी की परत कमजोर होती है, वहाँ से यह धरातल के ऊपर धुएं, भाप, राख, आग, गर्म तरल के रूप में निकल आता है। पृथ्वी के बल का प्रभाव, तो आप देख सकते हैं तनाव बल, ये भी इधर से बल काम करता है। तो भ्रंश रेखा और भ्रंश रेखा कुछ नीचे की ओर धंस जाती है, इसे हम भ्रंश घाटी कहते हैं। अर्थात जब 2 बल कार्य करते हैं तो चट्टानें कुछ इस तरह से खिसक जाती हैं। हम इसी को भ्रंश चट्टानों के नाम से या भ्रंश घाटी के नाम से जानते हैं। आइए जानते हैं पर्वत क्या है। शिक्षक महोदय ने बताया कि आपने अपने आसपास कई पर्वत देखे होंगे। पर्वत उस श्रेणी या उच्च भाग के होते हैं। पर्वत उस श्रेणी या उच्च भाग के होते हैं जिसकी ऊंचाई कम से कम 900 मीटर हो और जिसका शिखर क्षेत्र संकुचित हो। ये पर्वत भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे वलित, भ्रंशोत्स पर्वत और संचयन पर्वत, अवशिष्ट पर्वत।
वलित पर्वत क्या है? दो पर्वत दिशाओं से जब एक ही केंद्र पर बल लगता है तो उसे हम संपीड़न बल कहा जाता। इसे पर्वत निर्माणकारी बल भी कहा जाता है, जिससे हम वलित पर्वत, मोड़दार पर्वत बनते हैं। जैसे कि हिमालय और रॉकी पर्वत जो हैं ये वलित पर्वत के अंतर्गत आते हैं। तो हम अभी तक यही पढ़ें। अगर आप ये नहीं जाने होंगे, रॉकी पर्वत भी एक प्रकार का वलित पर्वत है। क्या है? रॉकी पर्वत और हिमालय पर्वत क्या हैं? वलित मोड़दार पर्वत हैं। और हम पढ़ेंगे भ्रंशोत्स पर्वत। जब भूतल के किसी क्षेत्र में समानांतर भ्रंश के बाद बीच का भाग ऊपर उठ रह जाता है तो उसे हम भ्रंशोत्स या ब्लॉक पर्वत के नाम से जानते हैं। जैसे यूरोप का ब्लॉक फॉरेस्ट पर्वत और भारत का सतपुड़ा पर्वत। तो ये मोड़दार पर्वत के चित्र हैं, आप यहाँ पर देखते हैं। संचयन पर्वत क्या है? ज्वालामुखी के द्वारा निकले लावा एवं अन्य पदार्थ ठंडा होकर के जम जाते हैं तथा जब ये पर्वत का रूप ले लेते हैं तो इन्हें हम संचयन के पर्वत के नाम से अथवा ज्वालामुखी पर्वत कहा जाता है। जैसे जापान का फ्यूजियामा और अफ्रीका का किलिमंजारो ये संचयन पर्वत है या ज्वालामुखी पर्वत कहा जाता है। तो ये मेन इम्पॉर्टेंट है कि जो जापान का फ्यूजियामा पर्वत और अफ्रीका का किलिमंजारो पर्वत है ये ज्वालामुखी पर्वत के नाम से जाना जाता। अर्थात ये संचयन पर्वत के उदाहरण कौन हैं? जापान का फ्यूजियामा और अफ्रीका का किलिमंजारो पर्वत ये ज्वालामुखी पर्वत के अंतर्गत आते हैं। अवशिष्ट पर्वत क्या है? अपरदन की शक्तियों के द्वारा पर्वत के भाग कटते छटते रहते हैं। अपरदन की शक्तियों के द्वारा पर्वत के भाग क्या होते हैं? कटते छटते। और ये अपरदित भूभाग अवशिष्ट पर्वत कहलाते हैं। जैसे अरावली का पर्वत, पारसनाथ की पहाड़ियाँ आदि। पठार क्या है? शंभू ने पूछा, क्या ऊंचे नजर आने वाले? आप यहाँ पे संचयन पर्वत के उदाहरण देख सकते हैं चित्रों के माध्यम से। आगे हम पढ़ेंगे पठार। शंभू ने पूछा, क्या ऊंचे नजर आने वाले स्थान पर्वत हैं? शिक्षक ने कहा, नहीं, धरातल में वैसी आकृति भी है जो समुद्र तल या समीपवर्ती धरातल से एकदम से ऊंचा प्रतीत होता। ये प्रायः खड़ी ढाल वाला होता है। इसकी ऊपरी सतह काफ़ी विस्तृत क्षेत्र में फैली होती है। इसे ही पठार कहते हैं। कभी कभी पठार के ऊपर छोटी छोटी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। इसके भी कई प्रकार होते हैं, जैसे महाद्वीपीय पठार, शील पठार और वायु निक्षेप पठार, हिमनद द्वीप निक्षेपण पठार, लावा निर्मित पठार, अंतर पर्वतीय पठार, गिरिपथ पठार, छोटा नागपुर का पठार एक प्रसिद्ध पठार है। चर्चा करें। जापान में सर्वाधिक भूकंप आते हैं, फिर भी वहाँ जान माल की अपेक्षाकृत कम क्षति होती है। ऐसा क्यों है? मैदान क्रियाकलाप में वैसे क्षेत्रों की सूची बनाइए जिनके अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा, क्योंकि वे समुद्र जल से नीचे जलमग्न हो जाएंगे। मैदान के बारे में जानते हैं। शिक्षक ने शंभू से पूछा, बच्चों अच्छा बताओ, क्या तुम्हें कोई ऐसा क्षेत्र नजर आता है जहां आमतौर पर सामान्य ढाल या प्रायः समतल भूमि हो? शंभू ने सोचते हुए जवाब दिया, महाशय हैं अपना बिहार। शिक्षक ने हंसते हुए कहा, हाँ, यह गंगा का जो मैदान है सामान्य ढाल एवं समतल भूमि वाले क्षेत्र मैदान कहलाते हैं। ये समुद्र तल से ऊंचे या नीचे भी हो सकते हैं। ये प्रायः एक ही प्रकार की मिट्टी से बने होते हैं जिनमें थोड़ा बहुत स्थानीय अंतर होता है। ग्लोबल वार्मिंग के चलते समुद्र तल बढ़ रहा है, जिसके कारण कुछ मैदान समुद्र तल के नीचे होते जा रहे हैं। शंभू ने कहा, तब तो पृथ्वी के आंतरिक बल के कारण बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। शिक्षक ने कहा, बिल्कुल ठीक, और उन्होंने मुस्कुराते हुए शंभू की पीठ थपथपा दी। इस अभ्यास में जानेंगे छोटा नागपुर क्या है? पठार, मैदान, झील या एक पर्वत? तो ये पठार है। भूस्थ सतह पर भूकंप के केंद्र के ऊपर स्थित स्थान क्या कहलाते हैं? तो वो अधिकेंद्र कहलाता है। भारत को कितने भूकंप तीव्रता क्षेत्र में बांटा गया है? सतपुड़ा पर्वत के किसके उदाहरण हैं? ये आप सब कमेंट करके जरूर बताएं। फ्यूजियामा क्या है? कौन सा फ्यूजियामा
कौन सा पर्वत है? तो ये लावा निर्मित। दक्कन का पठार कैसा पठार है? हिमालय वलित पर्वत के अंतर्गत आता है। संचयन पर्वत के उदाहरण कौन से हैं? इन सब चीज़ों का मिलान आप इस चैप्टर को जरूर पढ़ करके करें, क्योंकि ये आपको जब पढ़ेंगे तो आपको जरूर समझ में आएगा। तो हम मिलेंगे किसी एक नए चैप्टर में, तब तक आप पढ़ते रहें, मस्त रहें। नमस्कार।